हाँ बेटा, इकोलॉजी का नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट हमने किया था, कुछ अभिक्रियाएं की थी, अंतर क्रियाएं की थी, याद है? पीछे ध्यान देते इधर। ये बेटा छोरी की श्रेणी में आता है ना, तो इधर ध्यान दो। लास्ट हमने इकोलॉजी में कुछ अंतर क्रिया की थी। पहली अंतर क्रिया थी सहोपकारिता या सहजीवन। सहजीवन में सबसे पहली चीज ये थी कि दोनों के दोनों जीव क्या होते हैं? दोनों जीव लाभान्वित। जैसे कौन कौन से? पहला लाइकेन, आपने सुना होगा लाइकेन किस किस का मिक्सचर है? कवक प्लस शैवाल, दोनों एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं। अरे ध्यान दे इधर। नेक्स्ट है माइकोराइजा। माइकोराइजा का मतलब कवक प्लस उच्च पादपों की जड़ें। इसके अलावा तीसरा उदाहरण हमने पढ़ा था पुष्पीय पादपों के में जनन वाले टॉपिक में, एक तो युक्का पादप प्लस प्रोन्यूबा युक्कासेला। इधर ध्यान देना भाई, युक्का पादप और प्रोन्यूबा युक्कासेला। इसमें क्या बताया था कि जो युक्का पादप है उस युक्का पादप का अंडाशय बड़ा होता है। इसके अंडाशय के अंदर एक ये जो प्रोन्यूबा युक्कासेला कीट है, ये कीट इसके अंडाशय में क्या करता है? छिद्र करता है। छिद्र करके अपने अंडे इसके अंदर डाल देता है और इसके पराग कणों से इस छिद्र को वापस ढक देता है। जैसे ही ढकता है, कुछ पराग कण सीधे अंडाशय के अंदर बीजांड के कांटेक्ट में आते हैं, जिससे पुष्प में क्या होता है? परागण होता है। तो पुष्प को क्या लाभ? अरे भाई पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? रे नहीं पढ़ना है, निकल जाए यहां से। पहले अपने हिसाब से बातें कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, यहाँ कोई रेडी कर रहा हूं मैं। पढ़ना है पढ़ लो, वरना मैं छोड़ देता हूं मार करके। सर क्लास हो गई, हमारा हो गया जेट वाला, अब आप बंद करो, हम अपने आप पढ़ लेंगे। फीस भर के बैठो कि फोगड़ में बैठो? यहाँ पे सब अपने मते में बैठे हैं, कोई मतलब कोई पढ़ना करना कुछ है ही नहीं। इधर अपने हिसाब से बातें चल रही है, पीछे अपने हिसाब से चल रही है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा इससे भी। जेड में अगर वो बातें आई तो वो करें, अपन इसको छोड़ देते। युक्का पादप प्रोन्यूबा युक्कासेला कीट, अंडाशय के अंदर ये कीट क्या करता है? खुद के अंडे डालता है। डालने के बाद में जो छिद्र है उसको ये पराग कणों से पैक करता है। जब पैक करता है तो कुछ परागकण सीधे बीजांड के संपर्क में आते हैं और पुष्प में क्या हो जाता है? परागण हो जाता है। तो पुष्प को क्या लाभ कि परागण हुआ। कीट को क्या लाभ कि उसके अंडे यहां पर सुरक्षित है, दोनों एक दूसरे से लाभान्वित है। अगला एग्जाम्पल, एक पुष्प है जिसका नाम है ऑर्किड। ऑर्किड की भी जाति है ऑफरिस ऑर्किड। इधर ध्यान दो भाई, इस पुष्प की आकृति मादा कीट के जैसी होती है। ये पुष्प अपनी से मादा कीट के जैसी बनाए रखता है, जिससे नर कीट इस पुष्प को मादा कीट समझ करके आकर्षित होते हैं, लेकिन मादा कीट नहीं होता। कीट आता है तो इस पुष्प में क्या होता है? परागण होता है, राइट? क्योंकि इस पर बैठेगा, वापस किसी और ऐसे पुष्प पर बैठेगा तो परागण हो जाएगा। पर कीट को मादा कीट ना मिलकर के यहां से मकरंद होता है, यहां से जूस होता है, वो उस कीट को मिल पाता है। इसको अपन बोलते हैं बेटा स्यूडो कॉप्युलेशन। कॉप्युलेशन का मतलब होता है जनन। स्यूडो का मतलब कि हम कहेंगे भ्रम में, आभासी। कॉप्युलेशन आभासी जनन कह सकते हैं।
हो नहीं पाता क्योंकि आगे पुष्प है, मादा कीट नहीं है, नर इसको ये समझता है, दोनों एक दूसरे से लाभान्वित रहते हैं। दूसरी बात करते हैं प्रतिस्पर्धा की। प्रतिस्पर्धा का मतलब है कंपटीशन। देखो बेटा, प्रतिस्पर्धा का मतलब कंपटीशन। सबसे पहला और अच्छा उदाहरण बता रहा हूं। एक द्वीप था जिसका नाम था गैलापेगस द्वीप। उस द्वीप पर आपने नाम सुना होगा डार्विन। वो क्या है कि बीगल जहाज के ऊपर यात्रा, पूरे विश्व की यात्रा की, करता करता इस द्वीप पर पहुंचा। इस द्वीप पर उसने क्या देखा कि बहुत सारे एबिंगडन कछुए थे। क्या थे? एबिंगडन कछुए। तो उसने इस प्रतिस्पर्धा का, कंपटीशन का अध्ययन करने के लिए, कंपटीशन में क्या है, दोनों को क्या होगा, लॉस होगा। या तो दोनों को ही होगा या एक को तो तय है कि होगा ही होगा। किस लिए होता है? किसी एक संसाधन को प्राप्त करने के लिए। तो इसने क्या किया कि वहां पर, उस द्वीप पर बकरियों को छोड़ दिया। कछुए कैसे थे? उसी द्वीप पर रहने वाले थे, वो पानी में जा नहीं सकते थे, स्थलीय कछुए थे। बकरियों को छोड़ दिया, जिससे क्या हुआ, घास के लिए दोनों में, घास के लिए दोनों में प्रतिस्पर्धा। इसका रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि 10 सालों के अंदर कछुए लुप्त हो गए उस जगह से। सारे के सारे कछुए वहां पर मर गए। अब क्यों मर गए? तो इसका रीजन भी है। पहला, बकरियों की चरने की क्षमता अधिक होती है, तो बकरियों की घास चरने की क्षमता अधिक, कछुओं की घास चरने की क्षमता कम। इस कारण घास सारी कौन खा गए? बकरियां खाए। पहली चीज तो ये। और दूसरा था कि खुद को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए कि भी बकरियां अपने पैरों के नीचे कुचल ना दे, इसलिए वो अपने कवच से कछुए बाहर ही नहीं आए। और बाहर नहीं आए तो अंदर ही भूख के कारण मर गए। ये दो रीजन थे। पहला रीजन है अत्यधिक चारण क्षमता, और दूसरी स्पर्धी मोचन। कंपटीशन से मतलब कि खुद को मरने से बचने के लिए वो अंदर ही बैठे हैं, बाहर नहीं है। ये वाली चीज समझ में आई? ये प्रतिस्पर्धा का पहला उदाहरण है। दूसरा उदाहरण देखें कि एक झील के अंदर, झील में आवासीय मछलियों एवं आगंतुक, आगंतुक का मतलब बाहर से आने वाले, आगंतुक फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो कहते हैं बेटा सारस को, बगुलों को। फ्लेमिंगो में उस झील के प्राणी प्लवकों को खाने के लिए, खाने के लिए कंपटीशन। देखो बेटा, एक झील है, उस झील में वहां की आवासीय मछलियां हैं जो क्या खाएगी, उस झील के प्राणी प्लवक यानी कि छोटे छोटे जीव है उनको खाएगी, ये तो तय है। लेकिन बाहर से सारस आ गए उस झील के ऊपर, तो उन सारस के अंदर और इन मछलियों में इस प्राणी प्लवकों को खाने के लिए क्या हुआ, कंपटीशन हुआ। कंपटीशन हुआ तो दोनों को ही नुकसान पहुंचा, मछलियां भी मर गई और सारस को भी कुछ नहीं मिला, सारस भी वहां से चले गए। किसको पाने के लिए? प्राणी प्लवक। जब वो जीवित अवस्था में थे तो उनको खाया गया, इन दोनों में कंपटीशन के कारण वो भी मर गए। तीसरी एक चीज होती है जिसको अपन बोलते हैं बार्नेकल। बार्नेकल, बार्नेकल मतलब आपने कभी कभार देखा होगा कि व्हेल मछली की शरीर के ऊपर कुछ छोटे छोटे धब्बे पाए जाते हैं, कुछ छोटे छोटे पत्थर जैसी संरचनाएं पाई जाती है, जो जैसे हम बार्नेकल बेलिनस कहते हैं। बेलिनस, ये बार्नेकल बेलिनस कहां पर है? व्हेल की पीठ पर। इन्होंने छोटे बार्नेकल बेलिनस को वहां से हटा दिया, बेलिनस को
हटा दिया, उनमें कंपटीशन हो गया। किसके ऊपर? बड़े बार्नेकल बैलेनस थे जो वेल की पीठ पर बैठने के लिए उन्होंने छोटे बार्नेकल बैलेनस को हटा दिया। वेल मछली के ऊपर छोटे छोटे पत्थर जैसी संरचनाएं पाई जाती है जो जीव होते हैं, ठीक है, ये भी इनमें कंपटीशन पाया जाता है। पहला था अपने पास में सहजीवन एवं सहोपकारिता, दूसरा प्रतिस्पर्धा, तीसरा आते हैं बेटा, तीसरे को हम बोलते हैं, एक मिनट ओके, परजीविता से पहले इसी कंपटीशन के अंदर अपन एक नियम पढ़ रहे हैं, इसी कंपटीशन के अंदर हम नियम पढ़ रहे हैं। नियम का नाम है गॉस का स्पर्धी अपवर्जन नियम। ये नियम क्या कहता है? देखो बेटा, नाम से पता चल रहा है, स्पर्धी मतलब कंपटीशन, अपवर्जन का मतलब निकलना। अगर कोई दो जातियां एक ही संसाधन को प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक एक साथ रह रही है तो वो और आगे एक साथ नहीं रह पाएगी। क्यों नहीं रह पाएगी? जैसे कि मैं बात करूं कि भाई जस्ट पंखे के नीचे बैठने के लिए दो बच्चे आपस में झगड़ रहे हैं, तो उनमें से कितने बैठ पाएंगे? एक। जो एकदम, हाँ, जो कैपेबल होगा, मारवाड़ी में कहते हैं कि लौटा होगा, वो तो पंखे के नीचे बैठ पाएगा, और जो मड़ियल होगा वो क्या होगा? साइड में हो जाएगा। तेरे को नहीं कह रहा बेटा, चलो भाई इधर ध्यान दो। इसे कहते हैं गॉस का स्पर्धी अपवर्जन नियम। क्या कहेंगे? एक ही संसाधन के लिए एक साथ रह रही दो जातियां लंबे समय तक एक साथ नहीं रह सकती। जो कैपेबल होगी वो जीवित रहेगी, जो कमजोर होगी वह मर जाएगी। रुक जा बेटा, बताता हूं। अब देख, कूलर एक, तू बैठी, तेरे के पास में बैठा हूं मैं सेजू को, हवा एक की आएगी तो तू बैठ पाएगी थोड़ी? क्या नाम है? हाँ, अर्पिता। तो क्या तू यहाँ पर लंबे समय तक बैठ पाएगी? नहीं बैठ पाएगी। ये फोटो लगाए ना, इसके भी उधर चली जाएगी, देवी सर के पास। सेजू की सिर्फ एक उंगली करनी है तेरे को, पटाख। चलो भाई इधर ध्यान दो, ये चीज समझ में आई। अब अपने सीयूटी के अंदर अभी एक क्वेश्चन आएगा कि गॉस के स्पर्धी अपवर्जन नियम को खारिज कौन करता है? तो वहां पर उसका आंसर था संसाधन विभाजन। क्या था? संसाधन। अब संसाधन विभाजन क्या कह रहा है? संसाधन विभाजन ये कहता है कि भाई आप अगर दो जने साथ में हो, आपके पास में 1 किलो 2 किलो जो भी खाना है उसको बांट दो, आपके संसाधनों का विभाजन कर लो, आप में लड़ाई नहीं होगी, दोनों की दोनों जीवित रहेगी, भले वो कमजोर है भले वो मोटियार है। समझ में आया? ये दिया किसने? एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था मैकआर्थर। क्या नाम था? मैकआर्थर। मैकआर्थर ने बताया कि क्या हुआ? मैकआर्थर ने बताया कि इसने एक एक्सपेरिमेंट किया कि एक पेड़ पर एक पक्षियों की प्रजाति होती है वार्बलर, हिंदी में कहते हैं फुदकी, मतलब कि डाल डाल पर फुदकती रहती है। वार्बलर पक्षियों में संसाधन विभाजन एवं अपने खाने के तरीकों में अंतर के कारण
अंतर के कारण अपवर्जन देखा नहीं गया, देखा नहीं। ये है कंपटीशन। समझ में आया? ये क्लियरली अभी क्वेश्चन आया था सीईटी के अंदर कि गॉस के स्पर्धी अपवर्जन को किसने खारिज किया? तो संसाधन विभाजन ने किया। नेक्स्ट देखो, तीसरा परजीविता। देखो भाई, परजीविता मतलब एक लाभान्वित दूसरी को हानि, लेकिन दूसरी समूल नष्ट नहीं होगी। एक लाभान्वित दूसरी हानि। आश्रय के लिए, भोजन के लिए एक जीव दूसरे पर निर्भर। अब इधर देखो, ये दो प्रकार का होता है, बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी। बाह्य परजीवी का मतलब है कि सतह पर रहना। सतह पर रहने का मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे जंतुओं पर क्या हुआ, जंतुओं पर कीचड़, मानवों पर जू। इसकी बात करें, नाम से पता चल रहा है जो बाहर की तरफ परजीवी हो और इसमें अंदर की तरफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम किसके लिए जाना जाता है? मलेरिया का रोगजनक। है इसके लिए ये दो जीवों पर रहता है, एक तो मादा एनाप्लीज और दूसरा मान। इससे अपन बोलते हैं परजीविता। एक जीवित रहेगा, दूसरा भी जीवित रहेगा, लेकिन उसके ऊपर आश्रित होगा। सेम चीज हम देखते हैं परभक्षण में। परभक्षिता, इसमें भी एक को लाभ दूसरे को हानि, लेकिन दूसरा समूल नष्ट। सुनना बेटा, समूल नष्ट। हाँ भाई, आपने एक नाम सुना होगा खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला का मतलब खाने एवं खाए जाने की प्रक्रिया। उत्पादकों को प्राथमिक उपभोक्ता खाता है, प्राथमिक को द्वितीय खाता है, द्वितीय को। तो अगर प्राथमिक उपभोक्ता की बात करें तो उसको कौन खाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीय उपभोक्ता खाते हैं, और प्राथमिक खुद किसको खाता है? उत्पादक को खाता है। राइट? तो इसमें देखा कि द्वितीय उपभोक्ता को तो लाभ हुआ और प्राथमिक को क्या हुआ? हानि। तो इसमें हम एग्जाम्पल न पढ़ करके ये देखेंगे कि ये काम क्या आता है। सबसे अच्छी चीज है, ये पारितंत्र का संतुलन बिठाता है। पारितंत्र का क्या बिठाता है? संतुलन बिठाने में आवश्यक। फर्स्ट थिंग। दूसरा, अब देखो, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा किसको मिलती है? उत्पादकों को, उससे प्राथमिक उपभोक्ता को, उससे द्वितीय उपभोक्ता को, और उससे तृतीय उपभोक्ता को। ये होता कब है? जब खाने और खाए जाने की प्रक्रिया चलती है, मतलब परभक्षण की प्रक्रिया चलती है। राइट? तो हम कहेंगे कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम, एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा को स्थानांतरित करने का काम कौन करती है? ऊर्जा स्थानांतरण हेतु माध्यम। अपनी एनसीईआरटी के अंदर नाम लिखा है सनाल, जिसको कॉन्ड्यूट कहते हैं, का कार्य। ये दो चीजें हमें ध्यान रखनी है। तीसरा कि भाई परभक्षिता है, इसमें दूसरी जाति समूल नष्ट हो गई, पारितंत्र का संतुलन बिगड़ गया, ऊर्जा स्थानांतरण हेतु माध्यम सनाल या कंड्यूट का काम कर दिया। ये तीन चीजें आपको इस वाले परभक्षिता में ध्यान रखनी। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण आपको मालूम है कि एक जीव दूसरे, हम भी खाते हैं पौधों को, तो हम भी क्या हुए? हम जीवित हो गए, पौधे मर गए, पूरे समूल नष्ट हो गए। तो ये भी क्या हुई? परभक्षिता। लास्ट की दो टर्म,
एक आता है कमंजेलिज्म, साथ में बैठ करके भोजन करना। साथ में बैठ करके भोजन करने का मतलब है इसमें एक जीव को लाभ दूसरे को, एक जीव को लाभ दूसरे को कुछ भी नहीं। एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है आम के पेड़ पर ऑर्किड पादप की बेलें की बेल। आम के पेड़ के ऊपर ऑर्किड पादप जो एक बीजपत्री है उसकी लताएं, उसकी बेलें फैलती रहती है। किस लिए? प्रकाश संश्लेषण करने के लिए, सहारे के लिए। लेकिन इस ऑर्किड से आम के पेड़ को कोई भी लाभ नहीं होता, लेकिन ऑर्किड को लाभ हो रहा है। दूसरा और अच्छा एग्जाम्पल, कौन सा एग्जाम्पल, इधर ध्यान दो भाई। एग्जाम्पल है कि पशुओं की पीठ पर पक्षियों का बैठना। यस, पशुओं की पीठ पर पक्षियों का बैठना। पशु जब चरेंगे तो घास को इधर उधर करेंगे तो उनमें से क्या होगा, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बाहर आएंगे और जो पक्षी है, बगुला है, कौआ है, वो उसको खाएंगे। तो पक्षियों को तो लाभ हो गया, इससे पशुओं को कोई लाभ हुआ नहीं हुआ। सेम और एक अच्छा एग्जाम्पल है, एक है समुद्री एनिमल। समुद्री एनिमल समुद्र का एक जीव है ये, और एक मछली है, मछली का नाम है क्लाउन मछली। कौन सी मछली? क्लाउन मछली। ये छोटी सी मछली, आपने देखा होगा मूवीज के अंदर या कार्टून्स के अंदर ऑरेंज कलर की छोटी सी मछली रहती है, वो ऑरेंज कलर की छोटी सी मछली क्लाउन मछली है। और ये समुद्री एनिमल, इस तरीके की संरचनाएं रहती है जो समुद्र के अंदर पाई जाती है। इन समुद्री एनिमल में विष दंशक होते हैं। विष दंशक का मतलब इनके ये जो दंशक है ना, पतले पतले, इनमें विष है। छोटी सी मछली इनके इधर से घुस करके इसमें जाकर के बैठ जाती है। तो इस मछली को इससे कोई खतरा नहीं, इस मछली से इसको कोई लाभ नहीं, लेकिन मछली को लाभ है, मछली को बड़े जीवों से सुरक्षा मिल रही है। क्लाउन मछली को इससे कुछ लाभ है? अरे क्लाउन मछली को तो है ना कि सुरक्षा मिल रही है, इसको क्लाउन मछली से कुछ लाभ है? इसको या क्लाउन मछली को इससे कोई नुकसान है? नहीं है, लेकिन ये मछली इसमें जाकर के बैठती है तो इसको सुरक्षा प्रदान हो जाती है। समझ में आया? इसको बोलते हैं अपन कमंजेलिज्म। सीधा पूछा जाता है उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें एक को लाभ होता है, दूसरा अप्रभावित रहता है। सेम इसी के जैसा एक और है, छठा एमेंजेलिज्म। अपनी एनसीईआरटी में इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि एक को हानि, दूसरा अप्रभावित। बस ये एक चीज इसके अंदर ध्यान रखनी है। बस लाइन पूछी जाती है, उस लाइन को देख। समझ में आया? ये कोई दिक्कत? यहां पर अपने पास में जीवों के बारे में, यानी कि जीव और समष्टि, इनके बारे में प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अगर हम सारे समष्टियों को मिलाएं तब अपने पास में एक संरचना बनती है जिसको हम बोलते हैं पारितंत्र। क्या बोलते हैं बेटा? जिसको बोलते हैं इकोसिस्टम। सुनना बेटा, इकोसिस्टम या पारितंत्र, हम क्या कहेंगे कि अपने चारों तरफ का जो वातावरण है वही पर्यावरण तंत्र या पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। क्लियर? इस पारितंत्र के अंदर हम पढ़ेंगे क्या, देखना बेटा इधर। सबसे पहले पारितंत्र के प्रकार। कितने प्रकार है पारितंत्र बेटा? दो प्रकार का होता है, पहला प्राकृतिक, दूसरा, प्राकृतिक में भी बात करें जलीय और कृत्रिम में भी बात करें जलीय और, अब देखना इधर, जलीय में देखें तो प्राकृतिक रूप से समुद्र हो गया, हमने नहीं बनाया, अपने आप एक पूरा पारितंत्र है।
उस समुद्र के अंदर बहुत सारे जीव रहते हैं, बहुत सारे प्राणी, बहुत सारे पेड़ पौधे अपना जो जीवन चक्र चलाते हैं। इसी के साथ में नदी कह सकते हैं, इसी के साथ में झील कह सकते हैं। स्थलीय में देखे पारितंत्र में तो वन हो गया, जंगल हो गया। इधर कृत्रिम में क्या हो गया, जलीय के अंदर हम बात करते हैं एक्वेरियम। एक्वेरियम नाम सुना है, जहां पर अपने घर पे छोटा सा कांच का एक घर जिसमें हम मछलियों को रखते हैं, एक्वेरियम। इसके अलावा हम बनाते हैं तालाब। और स्थलीय की बात करें तो छोटे से बगीचे जो मानव के द्वारा निर्मित है। सीधा क्वेश्चन आता है कि निम्न में से प्राकृतिक या निम्न में से कृत्रिम प्रकार का जलीय प्रकार का पारितंत्र है। 4 ऑप्शन में से आपको एक्वेरियम पूछा जाएगा। अभी बोर्ड के एग्जाम में 12th बोर्ड की बायोलॉजी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कृत्रिम प्रकार का पारितंत्र है, तो क्या था वो, एक्वेरियम था। यहां तक चीज समझ में आई, कोई दिक्कत? प्रकार के बाद में हम पढ़ते हैं घटक। घटक भी कितने प्रकार के, जैविक और अजैविक। अब सुनना इधर, पहले हम बात कर लेते हैं अजैविक की। अजैविक घटक कौन से, तापमान। अजैविक घटक कौन से, प्रकाश। अजैविक घटक कौन से, नमी। अजैविक घटक कौन से, लास्ट है, क्या हो गया, ऑल क्लियर नहीं हो गया ना, मक्खी आकर के तेरे इस बैठ गई। होने दो, होने दो। नमी, जल और मृदा। मृदा को आप बोलते हो एडेपिक फैक्टर, है ना, केमिस्ट्री के अंदर आप ये पढ़ते हो, एडेपिक कारक। हमें ध्यान देना है मेनली इसके ऊपर। जैविक घटक जो है 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के बेटा, पहला है उत्पादक, दूसरा है उपभोक्ता और तीसरा है अपघटक। उत्पादक में कौन आते हैं, पादप। उपभोक्ता में 3, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। और अपघटक के अंदर आते हैं जीवाणु और कवक। एक लास्ट स्लाइड, लास्ट में क्या है, पारितंत्र के प्रकार हो गए, घटक हो गए, इसके कार्य। अब सुना इधर, कार्य में 4 चीजें पढ़ेंगे हम। सबसे पहले कार्य में आती है उत्पादकता। क्या आती है बेटा, प्रोडक्टिविटी। दूसरा आता है अपघटन, तीसरा आता है ऊर्जा प्रवाह और चौथा आता है जैव भू रासायनिक चक्र। इन चारों को एक एक करके हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। देखो इसको,